इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी याद कराने का प्रयास कराएंगे आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीका से याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। यहाँ देखिए आपके एनएमएमएस एग्जाम में 100% है ऐसा मात्रक पूछेगा ही, पूछ देगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है। ये मात्रक का मतलब क्या होता है? मात्रक का मतलब होता है हम लोग उसको किस में मापते हैं, जैसे लंबाई को मापते हैं मीटर में, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में। इस तरह से मात्रक का मतलब होता है मापना। इसके बाद देखिए भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि उस राशि को कहते हैं जिसको हम लोग माप तोल सकते हैं, जिसे हम लोग माप तोल कर सकते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। जैसे कि यहाँ देखिए कोण का मात्रक होता है रेडियन, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये मापते हैं हम लोग, लंबाई को मापते हैं मीटर। तो जिस भी राशि को हम लोग तोल सकते हैं यानी तो माप सकते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग भौतिक राशि। यहाँ देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। इसके बाद देखिए आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक एंगस्ट्रम होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इस तरह से यहाँ पे आप लोग जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो इन सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा और यहाँ से आपके एनएमएमएस एग्जाम में यानी कि राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में जरूर क्वेश्चंस पूछा जाएगा और बार बार पूछा भी है, समझ गए ना। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और यहाँ से हम आपको जो भी याद कराने का प्रयास कर रहे हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? यहाँ देखिए दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक ल्यूमेन हो गया, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन हो गया, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो गया बेवर। इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है, श्योर है, क्वेश्चंस आएगा ही आपके एनएमएमएस एग्जाम में। इसके बाद देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इसके बाद देखिए लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, समय का ऐसा मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है, प्रेरक का ऐसा मात्रक हेनरी होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अब बोलिएगा सर जी ये प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो अपने से होकर बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। हर एक पदार्थ का टेंडेंसी रहता है, हर एक पदार्थ चाहता है कि हम अपने से होकर विद्युत धारा नहीं जाने दें। तो प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना। अब भाई करेगा किसका विरोध? तो धारा का विरोध करेगा, करंट का विरोध करेगा। अब इसके बारे में आप लोग समझ गए। वैसे यहाँ पे आप लोग ऐसा यूनिट को एक बेहतरीन तरीके से याद कीजिए। मतलब को समझना तो जरूरी है, ये है, लेकिन पहले जो हम आपको याद कराने का प्रयास करा रहे हैं ना उन सारे क्वेश्चन को आप लोग पहले याद कर लीजिए। इसी तरह से सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से आप लोग को तैयारी करना है, समझिए ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ देता है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे कह देगा 1 वाट बराबर कितना अर्ग सेकंड होता है? तो 10⁻7 अर्ग सेकंड होता है। 1 अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। 1 बार बराबर कितना होता है न्यूटन? तो 10⁻5 न्यूटन होता है। इसी तरह से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना उन सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.186 जूल होता है। 1 पारसेक के बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? तो 10⁻5 डाइन होते हैं। इसी तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक धातु का लेपन करते हैं, विद्युत लेपन करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देखते जाइए और इसको एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ देखिए पूछ रहा है विद्युत का कुचालक। तो विद्युत का कुचालक का मतलब होता है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा नहीं जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग विद्युत का कुचालक। तो यहाँ देखिए निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, ये सभी तो धातु है। धातु विद्युत का कुचालक होता है। इससे पहले के वीडियो में धातु एवं अधातु चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, तो जाकर के देखिए। जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से अब तक समझिए ना ये अंतिम वीडियो है साइंस का। साइंस के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। कंप्लीटली आपका कोर्स, आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट जो अभी भी साइंस के ऊपर जितने भी वीडियो हमने बना दिए हैं तो आज ही आप लोग प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो पड़ा हुआ है आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा, समझ गए ना। इसके बाद देखिए वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित होने देते हैं वे विद्युत धारा के क्या कहलाते हैं? तो वे विद्युत धारा का सुचालक कहलाते हैं। यानी कि जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह होता है विद्युत का सुचालक। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? कौन सी एक ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो वह है क्रोमियम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा, समझ गए ना। साइंस के ऊपर जो भी वीडियो बनना चाहिए, जो भी आपका सिलेबस था। इसके बाद देखिए सोशल साइंस में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र हो गया,
इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर हमने कम्प्लीटली आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है। जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा ना, उन सारे क्वेश्चन पर हमने एक बेहतरीन तरीक़ा से चर्चा कर दिए हैं। तो जाकर के देखिए साइंस के ऊपर, इसके बाद सोशल साइंस के ऊपर हमने कम्प्लीटली एक बेहतरीन तरीक़ा से पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया है, वो भी समझा करके। समझ गए ना? तो जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं तो जा करके अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए देखना, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। नहीं तो बाद में रिजल्ट नहीं आएगा तब पछताइएगा, सर जी कहने चले हम सर जी का बात नहीं माने, सर जी बताए थे खूब मेहनत करो, हम मेहनत नहीं किए, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में अफसोस कीजिएगा, पछताइएगा। तो बाद में पछताने से क्या फ़ायदा। अब ये से आप लोग शुरू कर दीजिए, सारे वीडियो को देखिए। आपको एनएमएमएस एग्जाम में बेहतर अंक नहीं आएगा तब ना कहिएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से डिटेल में चर्चा कर दिए हैं, इसलिए जाकर के देखिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो विद्युत धारा का सुचालक यहाँ देखिए लकड़ी है कि रबड़ है कि कागज़ है कि पीतल है। यहाँ देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पीतल हो जाएगा। देखिए रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ये सब क्या है? विद्युत धारा का कुचालक है। इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद देखिए भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? तो भौम जल यानी कि भूमि के जल का स्तर जो है काफ़ी नीचा चले गया है। आज हम लोग जो पानी निकालते हैं मिट्टी के अंदर से, भूमि के अंदर से, तो वो बहुत गहराई में मिल रहा है। ऐसा क्या कारण है कि पानी जो है बहुत गहराई क्यों चले गया है? तो इसके पीछे कारण है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन का मतलब क्या होता है? वन की कटाई करना, वन को समाप्त कर देना। किसी चीज़ को समाप्त कर देने की प्रक्रिया को कहते हैं उन्मूलन। जैसे पोलियो उन्मूलन, पोलियो को समाप्त करना पोलियो उन्मूलन कहलाता है। जैसे वृक्ष को जब हम लोग काटते हैं तो इसको कहते हैं वन उन्मूलन। वन को कटाई कर देते हैं, वन की सफाई कर देते हैं, इसी को कहते हैं वन उन्मूलन। यहाँ देखिए भौम जल स्तर के, भौम जल स्तर का मतलब क्या हुआ? हमारी भूमि के नीचे जो पानी है उसका स्तर काफ़ी नीचा चले गया, काफ़ी गहरा चले गया है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है वन उन्मूलन। आज हम लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। जब ये पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कीजिएगा तो वर्षा होगा। ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि वन है तो हम है। वन को कभी भी काटना नहीं चाहिए। वन से तरह तरह के मनुष्य को सुख सुविधा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वातावरण को शुद्ध करता है। जितने भी हम लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाले, सभी प्रदूषण को सोखता है, सभी प्रदूषण को अपने अंदर ले लेता है। कौन? यही वन, पेड़ पौधा है। इसलिए पेड़ पौधा को कभी भी नहीं काटना चाहिए। इसी पेड़ पौधा की कटाई होने से आज हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर, तापमान काफ़ी बढ़ गया है। समझ गए ना? और इसके साथ साथ भौम जल का स्तर भी काफ़ी नीचे आ गया है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। समझ गए ना? सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझते जाइए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य है कृषि करना, यानी कि खेती बाड़ी करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। यानी कि वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? हम लोग खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जिस भूमि पर, जिस मिट्टी पर वन है, पेड़ पौधा है, उसको काटते क्यों है? वहाँ पे खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गया है। जब ये जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको खाने पीने के लिए क्या चाहिए? आपको भोजन चाहिए। इसी भोजन की पूर्ति करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जहाँ पे पेड़ पौधा है उसको कटाई करके खेती बाड़ी करते हैं और वहाँ पे फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। वन की कटाई क्यों करते हैं? लकड़ी का भी नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे कारण है वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य। समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है। आज जो है हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर, हमारे वायुमंडल का तापमान, ये जो बढ़ गया है, ये किस गैस के कारण से है? हम सभी जानते हैं। आज हम लोग अंधाधुंध फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं खेती बाड़ी करने के लिए, घर बनाने के लिए। अंधाधुंध क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं। इसी पेड़ पौधे की कटाई करने से क्या होता है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ पौधा ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में रहेगा ना, ज़्यादा हो जाएगा ना। पेड़ पौधा नहीं रहता है तो हम सभी जानते हैं पेड़ पौधा हम लोग को क्या देता है? तो ऑक्सीजन देता है। और बदले में क्या लेता है? तो बदले में लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए खतरा है, मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। समझ गए ना? इसी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से आज हम लोग को ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है, विश्व तापन। विश्व उष्मन का यहाँ पर मतलब समझिए, विश्व तापन। आज पूरे विश्व को टेम्परेचर का, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और जब पेड़ों की कटाई करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला कौन रहेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है कौन? पेड़ पौधा लेता है। और जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा ना। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने से क्या होता है? ये जो है विश्व उष्मन होता है। तो विश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना? सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीके से देखते जाइए, आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए आप लोग, कहता है कि वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? यहाँ देखिए, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं अभयारण्य।
इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से देखते जाइए। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, वन उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? आज हम लोग पेड़ पौधे की ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो इस समस्या का हल क्या है? तो इस समस्या का हल है जितना हम वृक्ष को काट रहे हैं उससे ज़्यादा वृक्ष को लगाएंगे। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि पुनः वृक्ष को रोपेंगे, तब न होगा वन उन्मूलन का अस्थायी हल। जितना हम काट रहे हैं उससे ज़्यादा, उससे दुगुनी मात्रा में जब हम लोग पेड़ पौधा को लगाएंगे तो इससे क्या होगा? हमारे वायुमंडल पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, वन उन्मूलन का क्या कारण है? आज जो हम लोग पेड़ पौधा की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्यों हम लोग अंधाधुंध पेड़ पौधे की कटाई कर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे भवन निर्माण के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए, कागज उद्योग के लिए, सड़क निर्माण के लिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें सभी। ये सारे कारणों से हम लोग जो है वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी का संरक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है, जितने भी क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक बेहतरीन तरीका से तैयारी कर लीजिएगा। तब आपको एनएमएमएस एग्जाम में साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना, सारे क्वेश्चंस का आप लोग एक बेहतरीन तरीका से जवाब दे सकते हो। और इससे पहले भी हमने साइंस के ऊपर, सोशल साइंस के ऊपर, मैथ के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। समझिए आपका जो है सोशल साइंस का जितना भी सिलेबस था, जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, साइंस के लिए जितना भी क्वेश्चन था, साइंस का जितना भी सिलेबस था, उन सारे सिलेबस को एक बेहतरीन तरीका से हमने समाप्त कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट सारे वीडियो को देख लेगा और उसको कॉपी में उतार के बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसको रिवाइज करेगा, तो अब हम कह सकते हैं कि उस विद्यार्थी को एनएमएमएस एग्जाम में बेहतर करने से, टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हमने कम्प्लीटली एक बेहतरीन तरीका से सोशल साइंस के अंदर जो सिविक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाद देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से पूरा कम्प्लीटली समाप्त कर दिए हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को जिस अनुसार से हम बता रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करते होंगे, तो अब हम कह सकते हैं कि साइंस और सोशल साइंस से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में नहीं छूटेगा। सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोग एक बेहतरीन ढंग से, एक अच्छे तरीका से दे सकते हो और आपका 100% है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। समझ गए ना? अब जो है बेसिकली जो भी वीडियो आएगा वह होगा रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि हमने साइंस और सोशल साइंस को एक बेहतरीन तरीका से समझा चुके हैं, एक बेहतरीन तरीका से समझा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं अभी भी, जितने भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो बना दिए हैं, सारे वीडियो को देखिए। और अगल बगल में जितने भी आपके दोस्त होंगे जो एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उसको भी बताइएगा कि इस चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन तरीका से तैयारी करवाई जाता है। उसके पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी विद्यार्थी इस ज्ञान का लाभ उठा पाए, इस नॉलेज को ग्रहण कर पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।